हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सन्नी शर्मा। क्लास 10th केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर अम्ल, भस्म तथा लवण के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिसका आज ये लेक्चर नंबर 3 है। पिछले 2 वीडियो लेक्चर में मैंने अम्ल के भौतिक गुण, भस्म के भौतिक गुण तथा सूचक के बारे में स्टडी किया था। इसके अलावा हम लोगों ने अम्ल के प्रकार को समझा था कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अम्लों के रासायनिक गुण को समझेंगे कि अम्ल किस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और किन पदार्थों के साथ यह अभिक्रियाशील होते हैं। देखिए, अम्ल एसिड, अम्ल जल से अभिक्रिया कर सकता है, अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है, अम्ल धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है। उसके अलावा अम्ल धातु के बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है। मुख्य रूप से हम लोग के बुक में इन्हीं 4 रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। अम्ल जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, और धातु के बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके किस प्रकार का प्रोडक्ट बनाता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। पहला हम लोगों को स्टडी करना है कि अम्ल जल से अभिक्रिया करके क्या करता है। देखिए, अम्ल का जल से अभिक्रिया, पहला हम लोगों को पढ़ना है अम्ल का जल से अभिक्रिया। पहला लाइन इसमें हम लोग लिखेंगे कि अम्ल जल से अभिक्रिया करके अपने आयनों में टूट जाता है, अपने आयनों में टूट जाता है। अम्ल जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। कोई भी अम्ल यदि ले लिया जाए, इसका एक पैटर्न देखिए, अम्ल जल से अभिक्रिया करके H3O प्लस और प्लस में इसका बेस भस्म का निर्माण करेगा A माइनस। यहाँ पे A माइनस एक भस्म है, हम एग्जाम्पल दे करके आपको समझाते हैं। जैसे देखिए, HCl का रिएक्शन अगर H2O के साथ करा दिया जाए तो यह बनाएगा H3O प्लस, उसके अलावा Cl माइनस। तो Cl माइनस यहाँ पे हो गया कंजुगेट बेस, इसके साथ जुड़ा हुआ बेस। यह H जो है वो H2O के साथ जुड़ जाएगा और H3O प्लस, इसको हाइड्रोनियम आयन हम लोग कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करेगा, हाइड्रोनियम आयन। अम्ल को जल से अभिक्रिया कराना, अम्ल का जल से अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ध्यान से इसको समझना है कि अम्ल का जल से अभिक्रिया, दूसरा पॉइंट इसमें हम लोग लिख सकते हैं, ये अम्ल का जल से अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी का अर्थ होता है कि हीट बाहर निकलेगा, अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी का अर्थ होता है कि यदि एक अम्ल है और इसमें जल डाल दिया जाए तो इससे हीट बाहर निकलता है, हीट बाहर निकलेगा, हीट इवॉल्व होगा। इसको हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अम्ल का जल से अभिक्रिया, अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल का जल से अभिक्रिया कराया जाता है। तनु का मतलब होता है पतला। अम्ल को पतला करने के लिए हम लोग अम्ल और जल का अभिक्रिया कराते हैं। इसे कराने का सही तरीका है कि अम्ल में जल को हम लोग कभी नहीं डालते हैं, हमेशा ऊष्माक्षेपी होने के कारण जल में अम्ल को डालते हैं। यदि अम्ल में जल को डाला जाए तो अभिक्रिया इतना ऊष्माक्षेपी होता है कि यह गैस बन के बाहर निकल सकता है, और गैस बन के बाहर निकल के हमारे आँखों में जा सकता है, त्वचा पर पड़ सकता है। इसलिए यह खतरनाक होता है। इसीलिए हम लोग अम्ल को जल में डालते हैं और धीरे धीरे चला करके इसे ठंडा करते हैं। इस तरह से अम्ल और जल का अभिक्रिया कराया जाता है।
इसे अम्ल को पतला करने के लिए इस अभिक्रिया को कराया जाता है। दूसरा हम लोगों को प्रॉपर्टी पढ़ना है कि अम्ल में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या होता है। अम्ल में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर यह अपने आयनों में टूट जाता है और विद्युत धारा का चालन करता है। विद्युत धारा का चालन करता है। देखिए, यदि अम्ल को पानी में डाल दिया जाए तो यह इलेक्ट्रोलाइट का निर्माण करता है, क्योंकि यह अपने प्लस माइनस आयन में जो है वह टूट जाता है। H+ और Cl- जो भी आयन हो यह अपने आयनों में टूट जाता है और विद्युत अपघट्य का निर्माण करता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट विद्युत का सुचालक होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अम्ल जो है वह विद्युत का सुचालक होता है। तीसरा इसका रासायनिक गुण है कि अम्ल का धातु से अभिक्रिया कराने पर क्या होता है। देखिए, अम्ल धातु से अभिक्रिया कराने पर आपको याद रखना है कि लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। अम्ल का धातु से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस H2 गैस जो है वो मुक्त होता है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। अम्ल एसिड धातु हमेशा बेस होते हैं। जो भी धातु होते हैं वो भस्म होते हैं। एक तरह का यह उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया, परंतु उदासीनीकरण अभिक्रिया में जल का निर्माण होता है। यहाँ जल का निर्माण ना होकर के H2 गैस का निर्माण होता है। इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके उदाहरण को हम लोग समझेंगे। देखिए, कोई भी अम्ल हो HCl, इसका रिएक्शन अगर धातु से कराया जाए, कोई भी धातु हम ले लेते हैं, पोटेशियम। पोटेशियम सबसे अभिक्रियाशील धातु है, तो यह बना करके देगा KCl प्लस H2 गैस। KCl एक सॉल्ट है, इसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड। अम्ल का धातु से अभिक्रिया कराने के लिए हम लोग निम्नलिखित बातों पर ध्यान देते हैं। पहला बात, देखिए, अम्ल सबसे पहले हम लोग अम्ल का धातु से अभिक्रिया कराने के लिए खनिज अम्ल को लेते हैं, क्योंकि खनिज अम्ल अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं। दूसरा बात, उन धातुओं को उपयोग किया जाता है जो अधिक अभिक्रियाशील हों। अभिक्रियाशील धातुओं अभिक्रियाशील धातु का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अभिक्रियाशील धातु का उपयोग किया जाता है। कम अभिक्रियाशील धातुएं इन अभिक्रिया को करने में सक्षम नहीं होती हैं। अभिक्रियाशीलता को समझने के लिए हम लोगों को अभिक्रियाशीलता श्रेणी को देखना होता है। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम होता है, उससे कम अभिक्रियाशील धातु कैल्शियम, उससे कम अभिक्रियाशील धातु सोडियम, सोडियम से कम अभिक्रियाशील धातु मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम अभिक्रियाशील धातु होते हैं एल्युमिनियम, उसके अलावा जिंक, Fe, उसके अलावा Sn, Pb। इस तरह से आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम, उसके अलावा कैल्शियम नहीं। सोडियम एक मिनट, सोडियम, उसके बाद फिर कैल्शियम, उसके बाद फिर मैग्नीशियम। ये हमारा अभिक्रियाशीलता श्रेणी है। इन अभिक्रियाशील धातुओं की अभिक्रिया हम लोग खनिज अम्ल से कराते हैं और खनिज अम्ल से अभिक्रिया करा करके हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। देखिए, उन धातु जो कार्बनिक अम्ल होते हैं वे अभिक्रियाशीलता में बहुत कम होते हैं, बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं, इसीलिए उन्हें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में नहीं लेते हैं। लेकिन खनिज अम्ल जो होते हैं वो अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं, तो अभिक्रिया आसानी से कर पाते हैं। इसलिए हम लोग खनिज अम्ल को रिएक्टिव धातुओं के साथ, अभिक्रियाशील धातुओं के साथ हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं। इसे हम लोग आगे समझेंगे। देखिए, इसके और बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। अभिक्रियाशील धातु अभी हम लोगों ने देखा, और खनिज अम्ल में हम लोग जानते हैं कि H2SO4, HNO3, HCl,
ये सारे खनिज अम्ल होते हैं, H3PO4, ये सब खनिज अम्ल होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड। इन सब को आपको अच्छे से याद रखना है। उसके अलावा बोरिक एसिड H3BO3, इन सब का केमिकल रिएक्शन हम लोग एसिड से, धातु से करा सकते हैं। देखिए कोई भी हम लोग धातु ले लें, जैसे सोडियम, इसका रिएक्शन यदि H2SO4 से करा दिया जाए तो यह बना करके देगा Na2SO4 और H2 गैस जो है वो मुक्त करेगा। इसके अलावा और बहुत सारा उदाहरण बन सकता है, जैसे पोटेशियम का रिएक्शन यदि HNO3 से करा दिया जाए तब ये बना करके देगा KNO3 प्लस H2 गैस, यहाँ पे मुक्त होगा। यहाँ पे 2 यूनिट लेंगे, यहाँ पे भी 2 यूनिट हम लोग लेंगे, यहाँ 2 यूनिट बनेगा, ये H2 गैस हमारा मुक्त हो गया। देखिए प्रोडक्ट डिसाइड करने के लिए, सॉल्ट डिसाइड करने के लिए हम लोग वैलेंसी को चेक करते हैं। यहाँ मैं आपको प्रोडक्ट डिसाइड करना सिखाऊंगा कि किस तरह से कोई भी धातु का अभिक्रिया अम्ल से कराने पर किस तरह का लवण का निर्माण होता है। अम्ल में एक होता है H+, जैसे एक उदाहरण लेकर के हम समझाते हैं, H2SO4। H2SO4 में SO4 जो है वो है रेडिकल। कोई भी एसिड में हमेशा रेडिकल पाया जाएगा, उसके अलावा हाइड्रोजन आयन पाया जाएगा। रेडिकल को हमेशा जोड़ना है धातु के साथ, मेटल के साथ, और हाइड्रोजन गैस को हमेशा बाहर कर देना है। जैसे यदि पोटेशियम का रिएक्शन हमको HNO3 के साथ कराना है तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको डिसाइड करने के लिए सबसे पहले आप रेडिकल को ले लीजिए, उसके अलावा पोटेशियम को ले लीजिए और दोनों के वैलेंसी को चेक कीजिए। पोटेशियम इसका वैलेंसी होता है 1 और NO3 इसका वैलेंसी होता है 1। रेडिकल्स के वैलेंसी आपको याद करने होंगे और उस अनुसार से फिर हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। पोटेशियम का वैलेंसी, पोटेशियम को हम लोग नाइट्रेट के वैलेंसी के साथ क्रॉस कर देते हैं और नाइट्रेट का वैलेंसी को पोटेशियम के वैलेंसी के साथ क्रॉस कर देते हैं और प्रोडक्ट हमारा बनकर तैयार होता है KNO3। इस तरह से हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि बन पाया, यहाँ पे बना KNO3, उसके अलावा H2 गैस है जो मुक्त होगा। और बहुत सारे इसके उदाहरण हो सकते हैं, जैसे H2SO4 का रिएक्शन यदि कोई भी मेटल से करा दिया जाए, जैसे जिंक से करा दिया जाए, तो यह बना करके क्या देगा, तो देखिए जिंक, इसका वैलेंसी होता है 2 SO4, इस वाला को लेना है, ये रेडिकल है SO4, इसका भी वैलेंसी होता है 2। जिंक, इसको क्रॉस करेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा। इंपीरिकल फार्मूला को हम लोग लेते हैं, ZnSO4 बन के तैयार होगा। यानी यहाँ पे ZnSO4 उसके अलावा H2 गैस जो है वो मुक्त होगा। ZnSO4 का होता है जिंक सल्फेट, अच्छे से आपको याद कर लेना है। उसके अलावा कोई भी एसिड को आप ले सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को एसिड के रेडिकल्स के वैलेंसी को समझना होगा कि एसिड के रेडिकल्स के क्या क्या वैलेंसी होते हैं और मेटल्स के क्या क्या वैलेंसी होते हैं। तो मेटल्स का वैलेंसी निकालना आसान है। मेटल के वैलेंसी को निकालने के लिए उसके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग देखते हैं। रेडिकल का वैलेंसी आपको याद करना होगा, अलग अलग रेडिकल का वैलेंसी अलग अलग होता है। यहाँ पे मैं रेडिकल्स के वैलेंसी को लिख देता हूँ। यहाँ पे रेडिकल्स, इसका फॉर्मूला और इसका वैलेंसी देखिए। पहला रेडिकल है हमारा हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है OH-, इसका वैलेंसी होता है 1। दूसरा हमारा है नाइट्रेट, इसका वैलेंसी, इसका फॉर्मूला होता है NO3-, इसका वैलेंसी होता है 1। तीसरा हमारा है हैलोजन। हैलोजन का रेडिकल में आता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सारे रेडिकल के जैसे बिहेव करते हैं। इनका वैलेंसी, अच्छा इनको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए हैलोजन्स में आता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। फ्लोरीन को हम लोग पहले लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस तरह से इसका वैलेंसी होता है, इन सब का वैलेंसी होता है 1। उसके अलावा चौथा है हमारा हाइड्रोजन सल्फेट, या इसको बोलेंगे बाइसल्फेट।
हाइड्रोजन सल्फेट या इसी का नाम है बाइसल्फेट। इसका फॉर्मूला होता है HSO4-, इसका वैलेंसी होता है 1। उसके अलावा पांचवा हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, जिसमें भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, जैसे हाइड्रोजन सल्फेट, इसको हम लोग कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम हो सकता है बाइसल्फेट। इसका फॉर्मूला होता है H, इसका फॉर्मूला हो जाता है HSO4-। उसी तरह हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट बोल सकते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है HCO3। हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है HCO3-, इसका वैलेंसी होता है 1। ये सारे जो रेडिकल्स हैं इन सब का वैलेंसी होता है 1। उसके अलावा 2 वैलेंसी के भी होते हैं, जैसे कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है CO3-2, इसका वैलेंसी होता है 2। अगला हमारा हो जाएगा सल्फेट, इसका फॉर्मूला होता है SO4-2, इसका वैलेंसी हो जाता है 2। इन सब के वैलेंसी को आपको अच्छे से याद रख कर लेना है। रेडिकल्स के वैलेंसी को याद किए बिना हम लोग किसी भी सॉल्ट को डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि मेटल का रिएक्शन होने से, एसिड का मेटल का रिएक्शन होने से किस प्रकार का सॉल्ट जो है वो बनेगा। उसके अलावा और होता है जैसे फॉस्फेट, इसका वैलेंसी होता है 3, PO4-3, इसका वैलेंसी होता है 3। तो इन सब के वैलेंसी को आपको अच्छे से याद कर लेना है। हाइड्रोक्साइड OH, नाइट्रेट NO3 वैलेंसी 1, हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सबका वैलेंसी 1। हाइड्रोजन सल्फेट, इसको बाइसल्फेट के नाम से भी जानते हैं हम लोग, इसका फॉर्मूला होता है HSO4-, वैलेंसी 1। हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका वैलेंसी होता है 1। उसके अलावा कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3-2, इसका वैलेंसी होता है 2। सल्फेट का SO4-2, इसका वैलेंसी होता है 2। फॉस्फेट का PO4-3, इसका वैलेंसी होता है 3। बोरेट का वैलेंसी भी होता है 3। इस तरह से बहुत सारे रेडिकल्स होते हैं जो मुख्य रूप से इन रेडिकल्स को आपको उपयोग करना है। अब इन रेडिकल से हम लोग बना करके देखेंगे कि किस प्रकार के जो है वो सॉल्ट का निर्माण हो रहा है। कुछ मेटल्स के वैलेंसी आप लोग को याद करने होंगे, जैसे जिंक का। बाकी जो भी मेटल 20 तक पाए जाते हैं उन सब का वैलेंसी आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है, उन सब का वैलेंसी निकाला जा सकता है। देखिए, मेटल्स का वैलेंसी निकालने के लिए मेटल के लास्ट सेल में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। 1 से लेकर के 20 तक में जिसके लास्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें मेटल्स कहा गया है। इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखिए, सबसे पहला एलिमेंट है मेटल का पहचान करने के लिए हमको सबसे पहले यह देखना होगा कि किसके लास्ट सेल में, मेटल के लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन का संख्या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। इन्हें ही मेटल्स कहा जाता है, इसलिए इनका वैलेंसी हो सकता है 1, 2 या 3। अब हम लोग समझेंगे कि देखिए कौन कौन से हैं। जैसे हाइड्रोजन के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो पहला सेल में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो यह जो है वो नन मेटल है। अभी मैंने आपको कहा कि जिसके लास्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें मेटल कहा जाता है, लेकिन हाइड्रोजन एकमात्र एलिमेंट है जिसके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, लेकिन यह नन मेटल है। इसके बाद के सारे एलिमेंट्स जिसमें 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो मेटल होंगे। हीलियम नोबल गैस है, इसके लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो नोबल गैस होने के कारण यह नॉन मेटल है। लिथियम 2, इसका एटॉमिक नंबर 3, इसके अंतिम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, तो यहाँ से मेटल का शुरुआत होता है। ये दोनों जो है वो नॉन मेटल्स हैं। फिर
बेरिलियम 4, इसके लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो ये मेटल है। बोरॉन 2 और 3 पुअर मेटल है, ये अच्छा मेटल नहीं है। मेटल का डेफिनेशन है कि जो इलेक्ट्रॉन लूजर हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटर हो, इलेक्ट्रॉन डोनर सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन दान देता हो, उसे हम लोग मेटल कहते हैं। हाइड्रोजन के केस में अंतिम सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एक तो है, परंतु यह एक इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लेगा, तब इसका लास्ट सेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन पूरा होगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होने के कारण यह नॉन मेटल है। हीलियम ना तो इलेक्ट्रॉन लेता है ना इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए नॉन मेटल है। लेकिन लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसलिए ये तीनों मेटल में कंसिडर किए जाते हैं। उसके अलावा कार्बन, देखिए कार्बन जो है, कार्बन इसका एटॉमिक नंबर 6, इसके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा तो यह नॉन मेटल। नाइट्रोजन 7, 2 और 5 नॉन मेटल। ऑक्सीजन 8, 2 और 6 नॉन मेटल। फ्लोरीन 2 और 7 नॉन मेटल। जिसके अंतिम सेल में 5, 6, 7 या 4 इतना इलेक्ट्रॉन पाया जाए वो सारे नॉन मेटल होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेना जानते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो नोबल गैस हैं वो तो नॉन मेटल होंगे, जैसे नियॉन 10 नंबर का एंट्री है हमारा, नियॉन 10, इसमें 2 और 8 इसका लास्ट सेल कंप्लीट है, इसलिए यह नॉन मेटल कहलाएगा। अब सोडियम से अभी हम लोगों ने देखा कि लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन मेटल के कैटेगरी में है। उसके अलावा सोडियम से जो है फिर से मेटल की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि इसके लास्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सोडियम 11, पहला सेल में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 1, इसलिए यह मेटल है सोडियम। मैग्नीशियम में 2 पाया जाएगा, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, 2, 8, 2, इसलिए यह मेटल है। एल्यूमिनियम 13, 2, 8, 3, इसलिए यह भी क्या है, मेटल है। तो उसी तरह लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम और कैल्शियम मेटल हैं। ये मेटल का लिस्ट हो गया, इन सब का वैलेंसी आपको याद कर लेना है। उसके अलावा जिंक का वैलेंसी 2, फेरस का वैलेंसी 2, कॉपर का वैलेंसी 2। हालांकि ये लोग वेरिएबल वैलेंसी भी शो करते हैं। कॉपर जो है वो एक ही वैलेंसी शो करता है, 2 भी वैलेंसी शो कर सकता है, इसलिए इसको वेरिएबल वैलेंसी हम लोग कहते हैं। ज़्यादा एक्सेप्टेबल वैलेंसी इन तीनों का वो 2 है, आपको अच्छे से याद कर लेना है। बाकी इन सब एलिमेंट्स का वैलेंसी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस आधार पर हम लोग प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं कि किस प्रकार का प्रोडक्ट, किस प्रकार का सॉल्ट जो है वो बनेगा। देखिए मेटल, जिंक का रिएक्शन अगर HNO3 से करा दिया जाए तब क्या होगा, डिसाइड करके बताइए। यहाँ पे जिंक और ये रेडिकल NO3 है। उसके अलावा पोटेशियम का रिएक्शन अगर H2SO4 से करा दिया जाए तब क्या होगा। उसके अलावा तीसरा क्वेश्चन है कि Fe का रिएक्शन अगर H2SO4 के साथ करा दिया जाए तब क्या होगा। सोडियम का रिएक्शन अगर HCl के साथ करा दिया जाए तब क्या होगा। उसके अलावा पांचवा हम लोग लिख सकते हैं कि कोई भी एक मेटल हम लोग ले सकते हैं, जैसे जिंक का रिएक्शन यदि H3 या HNO, अच्छा ऊपर एग्जाम्पल ये हो गया है, इस एग्जाम्पल को ना लेकर के हम लोग लेंगे। जिंक का रिएक्शन अगर H3BO3 के साथ करा दिया जाए तब क्या होगा। ये 5 आपके होमवर्क हैं जिसे आपको अच्छे से जो है वो बनाना है और प्रोडक्ट डिसाइड करना है, और प्रोडक्ट डिसाइड करके आपको कमेंट सेक्शन में डाल देना है कि इसका ये प्रोडक्ट बनेगा। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं कि मेटल का रिएक्शन अगर कार्बोनेट के साथ करा दिया जाए और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करा दिया जाए तब क्या होता है। अम्ल धातु के कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके
तीन चीज का निर्माण करते हैं, लवण, कॉमा, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। इसको आपको अच्छे से याद रख लेना है। धातु का रिएक्शन यदि मेटल कार्बोनेट यानी अम्ल का रिएक्शन यदि धातु के कार्बोनेट या धातु के बाइकार्बोनेट से कराया जाए तब यह बना करके देता है लवण, उसके अलावा जल, उसके अलावा CO2 गैस। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रख लेना है। अम्ल का अभिक्रिया यदि धातु के कार्बोनेट या धातु के बाइकार्बोनेट के साथ कराया जाए तो यह लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। देखिए, धातु के कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, इसको आपको समझना है। कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया CO3-2, इसका वैलेंसी होता है 2। और बाइकार्बोनेट यानी इसको हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है HCO3-, इसका वैलेंसी होता है 1, इसका वैलेंसी होता है 2। तो कुछ मेटल कार्बोनेट को हम लोग देखते हैं कि मेटल कार्बोनेट किस तरह से बनाया जाता है। जैसे जिंक कार्बोनेट, यदि आपको जिंक कार्बोनेट बनाना रहे तो जिंक का वैलेंसी हम लोग 2 लेंगे, कार्बोनेट का वैलेंसी हम लोग 2 लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, बनेगा ZnCO3। उसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट यदि बनाना रहे तो कैल्शियम का वैलेंसी और कार्बोनेट का वैलेंसी, दोनों का वैलेंसी 2 होता है। 2 से 2 कट जाएगा, 1 और 1 क्रॉस इसको हम करेंगे तो बनेगा CaCO3। ये हो गया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। उसी तरह हम लोग सोडियम कार्बोनेट भी बना सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए हम लोग सोडियम को लेंगे, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम Na, इसका वैलेंसी 1, कार्बोनेट CO3-2, इसका यहाँ पे चार्ज हम लोग नहीं लिखते हैं, CO3 इसका वैलेंसी 2, क्रॉस करेंगे बन जाएगा Na2CO3। इस तरह से हम लोग मेटल कार्बोनेट बनाते हैं। मेटल बाइकार्बोनेट बनाने का सेम तरीका है। इसके मेटल बाइकार्बोनेट 2 ही पॉसिबल है। ज़्यादा फिजिबल, प्रकृति में ज़्यादा पाए जाने वाले 2 ही मेटल बाइकार्बोनेट हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। देखिए, पहला है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सोडियम, इसका वैलेंसी होता है 1, HCO3-, इसका वैलेंसी भी 1, बन के तैयार होगा हमारा NaHCO3। ये हो गया हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। और उसी तरह फिर हमारा पोटेशियम बाइकार्बोनेट पॉसिबल है। यहाँ पे हम लोग ले लेंगे पोटेशियम, इसका भी वैलेंसी 1, बन जाएगा KHCO3। अच्छे से आपको याद कर लेना है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है HCO3-, इसका वैलेंसी होता है 1। और देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3 और पोटेशियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है KHCO3। ये 2 कार्बोनेट हैं जो सबसे ज़्यादा फिजिबल हैं, जो प्रकृति में आसानी से पाए जाते हैं। तो इनका केमिकल रिएक्शन हम लोग देखेंगे कि मेटल से कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। देखिए, HCl का रिएक्शन यदि NaHCO3 के साथ करा दिया जाए तो यह बना करके देगा NaCl + H2O + CO2। प्रोडक्ट डिसाइड करना आसान है। CO3 से CO2 बाहर कर दिए, H और ये H और एक O मिलकर के H2O बना दिया। उसके अलावा NaCl, ये बैलेंस है पहले से, यानी इसमें कोई हमको स्टोइकियोमेट्री का जरूरत नहीं है। उसी तरह हम लोग इसका रिएक्शन करा सकते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ यदि KHCO3 का रिएक्शन करा दिया जाए तो ये बना करके देगा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, उसके अलावा H2O और CO2 गैस का निर्माण करेगा।
ये हमारा हो गया मेटल का केमिकल रिएक्शन एसिड के साथ। देखिए अभी तक हम लोगों ने अम्ल के रासायनिक गुणों को समझा है। पहला हम लोगों ने समझा है कि अम्ल जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है, जल से अभिक्रिया करके H3 और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। उसके अलावा अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। उसके अलावा हम लोगों ने धातु के कार्बोनेट से देखा, अम्ल का धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया कराने पर लवण धातु से पहले सबसे पहले हम लोगों ने धातु समझा। अम्ल का धातु से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है और लवण बनता है। अम्ल का धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया कराने पर या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कराने पर, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कराने पर हम लोगों ने देखा कि H2O CO2 गैस मुक्त होता है। यानी यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है कि धातु से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है और धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया कराने पर या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कराने पर CO2 गैस मुक्त होता है। इसके अलावा इसका पांचवा प्रॉपर्टी है वो है कि अम्ल का भस्म से अभिक्रिया कराने पर, अम्ल का भस्म से अभिक्रिया कराने पर क्या होता है। तो देखिए अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी हम लोग कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उदाहरण हम लोग देख सकते हैं कि यदि HCl का रिएक्शन NaOH से करा दिया जाए तो NaCl और NaCl प्लस H2O गैस H2O वाटर बनाएगा। उसके अलावा H2SO4 का रिएक्शन अगर KOH के साथ करा दिया जाए, ये बेस है, ये एसिड है, इसका रिएक्शन करा दिया जाए तो बनाएगा K2SO4। उसके अलावा H2O गैस H2O बनेगा, गैस नहीं है, ये लिक्विड है। H2O लिक्विड फॉर्म में बनता है। ठीक, अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग अम्ल के उपयोग को समझेंगे कि खनिज अम्ल का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। और मैं कहूँगा कि जो बच्चे इन वीडियो को देखते हैं वो कॉपी और पेन ले करके इन वीडियो में लिखाए गए नोट्स को कॉपी में नोट्स करें एट द सेम टाइम जब वो वीडियो देख रहे हो तब। और मैं रेकमेंड करूँगा कि पिछले सभी वीडियो को वो पहले देख लें, उसके बाद इन वीडियो को जो है वो अटेंड करें।